अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, फिर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम आखिर कब तक में। बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम पर पीपीपी और नून लीग जो है आमने सामने है। अब ये पता नहीं असल आमने सामने है कि ये इलेक्शन कैंपेन की तरह है। नून लीग का कहना है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो फंड्स हैं उनको सैलाब ज़दगान पर खर्च किया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि सैलाब ज़दगान के लिए जो भी फंड्स दिए जा रहे हैं, इवन अगर बाहर से भी कोई फंड्स आते हैं तो उसको थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यूटिलाइज करना चाहिए। यानी कि वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मजीद जो है रकम का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि अगर जो बहाली के काम हो सके वो थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो सके। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन ये सूरत हाल जो है ज़ाहिर है कि ख़राब हो रही है। पिछले 3 सालों में गुर्बत में होशरुबा इजाफा हुआ है, जबकि उनका कहना है कि पिछले 3 सालों में तकरीबन 2.5 से 3 सालों में सतह गुर्बत से नीचे जाने वालों की जो परसेंटेज है वो 7% बढ़ी है। ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का। अगर वो उनके डाटे को हम लेते हैं जो जाहिर है कि ऑथेंटिक है, तो तकरीबन आधी आबादी जो है सतह गुर्बत से नीचे जा चुकी है। और इसके साथ वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए पायदार इस्लाहात नागजीर हैं। जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें यह भी था कि महंगाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसके अलावा जस्टिस सरफराज डोगर, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जाया गया था और उनको बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया गया था, उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन जो है बना दिया गया है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है 10 अक्टूबर में तलब कर लिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। जजिस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा तमाम तर दावों के बावजूद हुकूमत के और जो इन्होंने एक SAFC बनाई थी, 3 सालों में पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं आई है, बड़ी ये परेशान कुन सूरत हाल है। इस पे डिस्कस करेंगे। तरीके इंसाफ का 27 सितंबर को पिशावर में बड़े जलसे का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने आज ये भी कहा है कि जी हमारे कोई इख्तलाफात नहीं, अगर हैं भी तो पार्टी के इनर सर्कल में अगर कोई इख्तलाफात थे तो हम उसको बिल्कुल रिजॉल्व कर रहे हैं। हमारा मकसद एक है कि हाइब्रिड निज़ाम जो है इसको जो है डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना है और इमरान खान की रिहाई जो है जो उनके मुताबिक सियासी मुकदमात और बेबुनियाद मुकदमात के तहत है उसको रिहा कराना है। आज ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी जो है इसके खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज जो है नाकामी से दो चार हो गया है। क्योंकि आज एक और खबर जो है बड़ी अलार्मिंग है, जो अभी थोड़ी देर पहले आई है, जो वफाकी काबीना ने इजाजत दी है। उन्होंने कहा चीनी की इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स का खात्मा काबीना ने कर दिया है। अभी तो जो चीनी का स्कैंडल था उसके ऊपर कमेटी बनाई थी, बल्कि उसको खुद देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उसके बाद उनके बैरूनी दौरे शुरू हो गए, उस पर कुछ नहीं हुआ था। लेकिन चीनी की जो इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर से आज सेल्स टैक्स का फौरी खात्मा कर दिया है वफाकी काबीना ने। तो इसको देखेंगे कि मईशत की बहाली के लिए सियासी इस्तेकाम कितना नागुज़ीर है। और इसके अलावा टॉक ऑफ द वर्ल्ड जो है इस वक्त, जाहिर है कि वो जो कुछ कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एक तो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली की राजधानी में आमने सामने को मुलाकात क्यों करार दिया जा रहा है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप गजा पर इसराइली जारहियत के बावजूद नोबेल अवार्ड का हकदार कैसे हो सकता है। इसके अलावा जो कल खिताब किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें उन्होंने जो है अक़वाम मुत्तहिदा जो है तो उसके किरदार को क्रिटिसाइज किया है। ये डिस्कस करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहता है कि मैं जंगें रुकवा रहा हूँ, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, लेकिन दूसरी तरफ वो जो है अमेरिका को सुपीरियर साबित कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को गो के उसकी इस वक्त अमनी हैसियत जो है वो जीरो है। लेकिन इवन देन ही इज क्रिटिसाइजिंग कि ये अक़वाम मुत्तहिदा भी कुछ नहीं करती, वो मसाइल खड़े कर रही है। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट है
उनका तारीफ करवा दूं मैं। रफीउल्लाह नियाजी साहब हैं, ही इज फ्रॉम पीटीआई। नए साहब वेलकम टू द शो। फायजा अब्बासी है मेरे साथ, पीएमएल से ताल्लुक है, वैसे भी जूरिस्ट है। फायजा वेलकम टू द शो। इकबाल शाहिर साहब है, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। इकबाल शाहिर साहब वेलकम टू द शो। ये क्या हो गया जी, बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम पर पीपीपी और नून लीग आमने सामने, और आज तो मैंने कमरुज़्ज़मान कायरा और मंजूर और ये वो जो मेरे ख्याल में गुम हो चुके थे, आज उनको फिर मीडिया पे देखा, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर उनको लाइव कर दिया इन्होंने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काशिफ बशीर खान साहब। देखें, ये जो BISP है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है लोगों के लिए, और जहाँ जहाँ भी नीडी लोग हैं उनको ये पहुंच रही है। मगर ये मौजूदा जो लड़ाई है PP और नून की, ये एक नूरा कुश्ती मैं समझता हूँ। देखना तो ये चाहिए कि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ तक उसका जो बाई लॉज हैं, रूल्स हैं, वो परमिट करते हैं या नहीं करते कि आप सलाब ज़दगान के लिए वहां से आप इमदाद जो है ना वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते। इसको पब्लिक करना चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन है तो फिर लोगों की वेलफेयर के लिए, नीडी लोगों के लिए। तो मेरा ख्याल में जो फ्लड ज़्यादा जो लोग हैं वो भी नीडी हैं, बल्कि ज्यादा है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर उनको इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से अगर उनकी मदद की जाए तो मेरा ख्याल है इसमें कोई मजायका नहीं और कोई ऐसी बात नहीं देनी चाहिए। लेकिन नए साहब, ये नून लीग इस वक्त कह रही है कि अब उनका स्टांस आ रहा है, उनके बुजुर्ग का भी, उन्होंने कहा जी ये जो स्कीम है ये तो बेकारियों में इजाफा कर रही है, और इसका जो पैसा इसके आ रहा है इसको सलाब ज़दगान की मदद के लिए। देखें जी, मन हैसल कौम हम बेकारी हैं, हमारी शनाख्ती इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ग्लोबली हम बेकारी हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इस पे जो है इसको वेट होना चाहिए, नजरसानी होनी चाहिए कि जेन्युइन जो लोग हैं, जो मुस्तहिक हैं, वो शॉर्ट लिस्ट करें। जिस तरह हमारे दौर में इमरान खान जब बरसदार आए तो उन्होंने एक तो इसका नाम चेंज कर दिया, एहसास बड़ा अच्छा नाम था। दूसरा ये है कि उनमें 8 लाख लोग जो थे सिंध से, PP ने जिनको जो एलिजिबल भी नहीं थे, जो मुस्तहिक नहीं थे, और उनको उन्होंने वो डिलीट कर दिया। पता नहीं आप फिर इस तरह के जो है ना फिक्टिशन। एक तरफ नून लीग कह रही है कि जो फंड्स हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको सलाब ज़दगान पर खर्च किया जाए, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि जो भी फंड्स आएंगे वो थ्रू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम यूटिलाइज होने चाहिए। अब ये क्या मामला क्या है, दोनों का स्टांस? देखिए जी, दोनों का स्टांस जो है ना, दोनों वो चूंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे जो कुल्लम जो कंट्रोल है वो PP का है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं समझता हूँ कि पहले जो आपने रिलीफ जो कमेटी बनाई है, रिलीफ कैंप बनाए हैं, जो आपने बैंक्स के अकाउंट्स नंबर दिए हैं, पहले ये सामने लाया ना, पहले असेसमेंट तो करें ना कि कितना जो है नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर तबाह हुए हैं, कितना माल मुआशी लोगों का जो है ना वो इसकी नजर। अच्छा, मैं आई वाज सरप्राइज कि कल उज़मा बुखारी ने कहा और सर्वे कंप्लीट हो गया, अभी तो पानी नहीं निकला, तो सर्वे कैसे कंप्लीट? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी वो उसका टिल्ट जो है ना फ्लड का, वो सिंध की तरफ चला गया है, वो पंजाब में नहीं है, मगर सतलुज जहाँ पे गुजर रहा है वहां पे अभी भी लोग अफेक्टी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप कौम के सामने रखें ना, लोगों ने या बगैर मुल्क इमदाद कितनी आई है वो सामने रखें। वो तो कुछ भी नहीं आई है जी कुछ। और फिर इनकम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में देख लें, उनसे भी आप पैसे निकाल सकते हैं, या कोई और जो आपके पास खाते हैं जो आप अल्लाह तल्लों पे उड़ा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। आप एक बहुत बड़े बोइंग नुमा इख्तियारा लेके वहां पे फौज जफर मौज लेके जा रहे हैं, ये जरा खर्चे अपने कम करें ना, ये कम करके ये उधर डालें, सलाब ज़दगान को जो है ना उनकी मदद करें। तो मुस्लिम उम्मा का काम कर रहे हैं जिस वक्त तो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम, बिल्कुल मुस्लिम उम्मा इनके पे खड़ी है। जी फैजा, कैसे देखती हैं ये बेनजीर इनकम सपोर्ट पर PPP और नून लीग आमने सामने? हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों के डिफरेंट शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी वेलकम जी। इस हवाले से ऐसे है कि हम जो CM पंजाब हैं, क्योंकि उन्होंने ये एक प्रोग्राम शुरू किया है, रिलीफ प्रोग्राम,
और उनका एक ही मकसद है कि वो आवाम को जो है वो जो भी फ्लड में जो भी सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद करना, उनको रिलीफ देना। उस हवाले से अज़मा बुखारी साहिबा की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने बड़ा वाज़िया उसमें बताया है कि हमने मोस्टली डाटा कलेक्ट कर लिया मैक्सिमम, और उस डाटा में जो भी जिसका जितना नुकसान हुआ है, जैसे किसी का अगर घर मुकम्मल तबाह हुआ है तो उस हवाले से उसको 10 लाख रुपया जो सीएम साहब ने अनाउंस किया है। अगर किसी का कोई पार्शली डैमेज हुआ है तो उसको 5 लाख रुपया। जानवरों के उन्होंने बताया कि जिसका जानवर जो है वो उनका लॉस हुआ है उसका उन्होंने बताया 50,000 रुपये, छोटे जानवर का, बड़े जानवर का 5 लाख। तो उनका सीएम साहिबा का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो लोगों को रिलीफ देना चाहती हैं, और वो किसी भी सूरत में, वो चाहे वो अपने किसी प्रोग्राम की सूरत में दें या बेनजीर इनकम सपोर्ट की सूरत में दें, और जो पैसा जाना है वो आवाम को ही जाना है, और जो फ्लड में मुतासिर आवाम है उसको ही जाना है। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। अच्छा फैजा, आप ज़ाहिर जानती हैं कि ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हुआ है, ये फ्लड स्पेशली पंजाब में आया है, तो इसमें आप नहीं समझती कि पंजाब हुकूमत मरियम नवाज शरीफ साहिबा और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उनकी बहाली के प्रोग्राम को भी पोलिटिसाइज करके अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इस टाइम जो कि आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये कुदरती आफत थी, ये कोई प्री प्लान किसी ने नुकसान नहीं किया, इसमें सबको एक सियासत एक साइड पे रखे, सबको उनकी जो मुतासरीन है उनकी बहाली के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसी है, लेकिन वो जैसे कि आपने देखा है कि आज़मा बुखारी साहब भी कह रही हैं कि आप इसको सियासत में ना लाएं, जो भी हेल्प है वो जेन्युइन आप हेल्प करें, लेकिन इसको एक सियासी खेल मत बनाएं। लेकिन जैसा कि आपके सामने है कि वो उसको सियासी खेल बनाया जा रहा है। अगर वो रिलीफ देना चाह रही हैं तो उसको कहा जा रहा है कि क्योंकि वो जो 5 लाख रुपया मवेशी का कहा है तो इसका तयन तो फिर वो उसी ब्यूरोक्रेसी ने करना है कि किसके कितने मवेशी थे, वो डाटा सारा, वो जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी सारा जो डाटा मेरे ख्याल में ये मवेशियों का और 20,000 रुपया जो फी एकड़ इमदाद है, आप समझती हैं कि वो इनफ है 1 एकड़ की जितनी बड़ी तबाही हुई है? ये एक मदद है। अब वो सीएम साहब ने तो फ्लड खुद से वो भेजा नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिसका घर तबाह हो गया, जिसकी फसल तबाह हो गई, 1 एकड़ के लिए उसको 20,000 रुपया इनफ है। आप देखें, उन्होंने मदद करनी है। मदद में अगर आप डिटरमिन करेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है तो वो तो नहीं हम डिटरमिन कर सकते, वो एक मदद है। अगर वो गवर्नमेंट मदद कर रही है अपने बजट के हिसाब से तो वो तो काफी है। तो फिर आप जैसे आप बात कर रही हैं, इससे तो फिर कानून तो ऐसा इसका मतलब है कि पानी जब उतरेगा तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो वेट कर रहा है, क्योंकि ये जाहिर है इतनी बड़ी आफत थी। और उसके बाद आप ठीक कह रही है, मदद कर रही है, लेकिन उनका पूरा नुकसान तो लोगों का पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास जितना बजट, अगर पंजाब गवर्नमेंट बात कर रही है तो उस बजट के हिसाब से वो सब कुछ डिवीजन होगी। अब कुछ लोगों को वो इस चीज को भी अगर वो ग्रुपिंग में करते हैं, अपने करीबी लोगों को वो ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए बराबर उन्होंने एक प्लान बनाया है कि जिसका जितनी नुकसान हो उस हिसाब से एक प्लान अनाउंस किया गया है। इकबाल शाह साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, अब भाई आमने सामने बैठे होते हैं, इसमें खास बात तो नहीं। उन्होंने आज तो मैंने कमरुज़्ज़मान कायरा को भी देखा, चौधरी मंजूर को भी देखा। ये तलाश है, क्या कहते हैं वो गुमशुदा लोग थे जो गायब हो जाते हैं। अब इनको अगर कोई 2022 की तरह का कोई हुकूमत मिलेगी, फिर एडवाइजर बनने आ जाएंगे अवामी, तो इनको मैंडेट नहीं मिलता पीपल्स पार्टी वालों। काशिफ साहब, आप देख रहे हैं कि जो अलमिया आप अभी कह रहे हैं 2022 में भी इस बड़ा अलमिया सिंध में आया था, और अब 2025 वाला अलमिया अपनी मिसाल आप है, यानी आप कह सकते 1988 से भी बड़ा है। ये बड़ा है जी। तो इस पर भी दोनों सियासी पार्टियां सियासत कर रही हैं। मैं कहता हूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है उसमें 750 बिलियन रुपया है। तो बड़ी देर का हम कह रहे हैं कि आप इससे कोई इंडस्ट्री लगाए, आहिस्ता आहिस्ता इससे जान छुड़वाए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को काम करने दें, ताकि जो खैरात की जो मांगने की आदत है, असल में वो पीपल पार्टी का इसमें वोट बैंक है ज्यादा। आप देखेंगे जो के लिए इस्तेमाल इनकम सपोर्ट है वो ज्यादा सिंध में। अच्छा, अभी मिनाज साहब ने आपको बता दिया था कि 8.5 लाख बंदा बकायदा तौर पर नादरा निकाला था। उस वक्त नादरा के जो यहाँ चेयरमैन थे उन्होंने बकायदा बताया कि सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी, मिनिस्टर भी, ये जाती जो नुमाइश है इससे दोनों पार्टियां पीछा नहीं छोड़। वजह यह है कि आजकल के जमाने में जब आपके पास हर आदमी का शनाख्ती कार्ड का नंबर मौजूद है, डाटा है, वो लिखा भी जाता है, तो वाई ना डायरेक्ट उनको पैसे दे दें। अच्छा, बेनजीर इनकम सपोर्ट के पीछे उनका मौकफ 100% गलत। तो क्या जरूरत है, बल्कि आप दबाव डालें कि पब्लिक मनी के तौर पर जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है पंजाब में
आप स्कूल कॉलेज सिंध में भी, आप ये भुट्टो कॉलेज, भुट्टो रोड, बेनजीराबाद, फलाना टिमका, तो ये आपने पैसे घर से लाए हो? तो इधर भी तो नवाज शरीफ नहीं मैं कह रहा हर चीज हूँ, बल्कि पीपल पार्टी अगर इसमें कहती तो वॉलंटियर तौर पर, जब ये 26 में तरमीम कर सकते हैं, जब ये सारा ही काम कर सकते हैं, उधर रिपोर्ट कर सकते हैं, दो सुप्रीम कोर्ट बना सकते हैं, तो ये करें काम जो करने वाला है कि जो भी आइंदा हुकूमत आए वो अपने नाम के साथ कोई स्कूल, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई सड़क, कोई पार्क ना कर सके। आज आपको बताते हैं कि आज की खबर आपने देखा, मियां अमर महमूद एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो हुकूमतों की फेलियर क्या है। 4,400 रुपया एक स्टूडेंट जो सरकारी स्कूल का है वो एनजीओ को पे किया जा रहा है। तो मुझे बताइए कि क्या डायरेक्टली उस पर काम नहीं किया जाना चाहिए था? जहां आउटसोर्स कर दिया है तरीमी जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 4,400 एक बच्चे का। इसी तरह हॉस्पिटल है, वो इससे भी ज्यादा है। वजह ये हुकूमत सिर्फ ना हर सूरत हुकूमत करना चाहते हैं। ये जो पीपल पार्टी मुस्लिम नोन है, इनको आवाम के मसाले कोई लेना देना नहीं। अब भी आप देख लें, 5 जहाज पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अभी कहा उन्होंने नाई साहब ने, तो एक जहाज गया, 5 जहाज है। जरदारी साहब बेटा को लेके तुम वहां करने क्या गए हो? दूसरा ये कि मेरे प्यारे जो वजीर आज़म है वो कहाँ उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में होते होते फिर बार बार मिस्र, कभी कतर, कभी सऊदी अरब, फिर अब लंदन से आगे, और वापसी आज उन्होंने एक छोटा मुल्क है वहां उनकी मुलाकात हुई है उनकी डेलीगेशन से कि मुझे आप इनवाइट नहीं करते, उनके कर लेते हैं, कहते मैं तो कल लाने को तैयार हूँ। वजह ये है कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। इन सब लोगों की जरा ईमानदारी देख लें, इनकी ये देख लें, जिसके ऊपर उनका फोकस देख लें कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब पंजाब में है, ट्रैक्टर, मकानात, पेटियां वो जमीन से निकल ही नहीं रही, और अगर 4 फुट रेत ऊपर आ गई है जो सही जमीन कल्टीवेशन हो सकती थी। तो ये इमदाद तो ठीक है, मैडम कह रही है सैलाब आया, लेकिन किसी दूसरे मुल्क में जिनके लिए हम भागे फिर रहे हैं, जिनके लिए हम हर वक्त जान देने को तैयार, अभी तक तो अनाउंस कोई नहीं हुआ कि किसी ने माली से इमदाद दी हो। नहीं, वो वर्ल्ड बैंक ने, सॉरी, हमें सिर्फ जो अक़वाम मुत्तहिदा ने $35 लाख दिए हैं, और बिल गेट्स ने मेरे ख्याल $20 लाख, $1 ट्रिलियन का नुकसान है। वो भी थ्रू उन्होंने कहा जी कि एनजीओ देंगे हम। तो एनडीएम किधर गया? एनडीएम का सारा यही काम होता है, डाटा इकट्ठा करना, बल्कि उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। उसने कहा इस वक्त तो कोई खतरे की बात ही नहीं है, आगे चलते हैं, आ गया तो ये फिर कुछ भी नहीं जी, नहीं ऐसे ही है बस, वो उधर लगे रहेंगे, ये इधर लगे रहेंगे। तो उन्होंने डाइवर्ट किया, उन्होंने डाइवर्ट, पीपल पार्टी ने शर्मिंदगी कह रही है कि आप बेकारी बना रहे हैं लोगों। पीपल पार्टी ने शर्मिंदगी डाइवर्ट की है। वो ये कह रहे थे कि ये जो सऊदी अरब वादा है हमें एतमाद में नहीं लिया गया। जब पता चला कि पीटीआई ने भी कह दिया कि अच्छा वादा है, तो फिर उन्होंने भी कह दिया कि ये तो हम बात कर नहीं सकते। देखो ना, सऊदी अरब की हिफाजत करना हर मुसलमान का फर्ज है, मुआहदे होते या ना होते। अच्छा, इस मायदे से एक लफ्ज का, एक जुमले का जवाब दे दीजिए, इस मायदे से कोई हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी कि नहीं होगी? भी कहते तो यही है कि अगर उस पर हमला होगा, कौन जीता तेरी जुल्म के साथ? हमला होगा तो हम पर होगा, लेकिन हम पर जितना कर्जा होगा, म्यूचुअल डिफेंस, हम पर जितना कर्जा होगा वो सऊदी अरब का होगा। तो आपको ये नहीं कहते अभी, अब अपने पास से कह रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि ऐसा भी। साहब मुझे मुख्तसर से जवाब दे दीजिए। अभी इकबाल शाहिद साहब भी यही कह रहे थे, ये भी यही कहते हैं, जो आपके क्रिटिक हैं आपकी गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं कि जब से सैलाब आया है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ इसहाक डार और तारड़ साहब, सब लोग ये मुल्क में बैठे ही नहीं है। हालांकि ये कौम के बड़े थे, इनको यहाँ बैठना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही इज ऑलवेज अब्रोड। जब से वो सैलाब आया, ये पाकिस्तान में नहीं पाए गए। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि देखें, जो भी हमारे, आप जैसे शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, इसहाक डार साहब का नाम ले रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर हैं हमारे, अगर वो बाहर किसी आलमी दौरे पे गए हैं तो वो किसी पिकनिक पॉइंट पे नहीं गए, वो अपने मुल्क की फलाह बहबूद के लिए गए हैं, मुल्क की सफारतकारी को बेहतर बनाने के लिए गए हैं। और मुल्क कुछ जो ऐसी उनके अगर एक आलमी बुलावा अगर आता है तो क्या वो इनकार कर दें? उनके पीछे इसमें कुछ सच्चाई जो इकबाल शाहिद साहब कह रहे हैं कि एक छोटे से मुल्क ने कहा तो उन्होंने कहा जी मैं कल आ जाता हूं। सारे सरबराह तो नहीं शरीक हैं, यूनाइटेड नेशन के इजलास में सारे सरबराह शरीक नहीं होते। अगर आपको कोई इनवाइट करता है, आपकी जो है वो घर की बेहतरी के लिए कोई इनविटेशन होता है, तो क्या आप वहां नहीं जाएंगे? घर के सब अफराद तो नहीं जा रहे, सिर्फ एक। अगर शहबाज शरीफ गए तो पूरे मुल्क को, वो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया भी आया हुआ, लेकिन वो आप ये देखें वो उसी मुल्क की बेहतरी के लिए ही गए, वो गए बाहर आलमी जामा वजीर था। आप कुछ कहना चाह रहे थे?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें जहां तक सफारतकारी का ताल्लुक है, ये तो वजीर खारजा काम है, वो है ना साजी नायब वजीर और आजम भी है ना। वहाँ प्राइम मिनिस्टर कोई काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि यूएन के जनरल असेंबली इजलास हो रहा है, उसको जाना चाहिए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये यूके के अंदर दाएं बाएं ये घूम फिर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा है आपके भी सामने। वैसे जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये तो बेचारे इनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो तो न्याय साहब, आपके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उस वक्त भी फॉरेन मिनिस्ट्री वही जी वही कर रहे हैं सब, वही कर रहे हैं। हम तो कह, इसलिए तो हमारी जंग यही कि हम आजादी चाहते हैं, जिन उनका जो चले आगे चलते हैं। पिछले 3 सालों में गुर्बत में होशरुबा इजाफा और महंगाई में भी बेपनाह इजाफा हुआ, जबकि हुक्मरान कह रहे हैं कि शरह महंगाई में कमी हुई है। ये डिफरेंस हम बहुत दफा अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं लोगों को कि महंगाई और शरह महंगाई में फर्क जो है वो बेसिकली इनफैक्ट जो है महंगाई में कमी नहीं होती है। तकरीबन आधी आबादी उनके डाटा के मुताबिक 46-7% सतह गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में गुर्बत कम करने के लिए पायदार इस्लाहात नागुज़ीर है। ये वर्ल्ड बैंक का कहना है, आपका टेक इसके ऊपर? अलार्मिंग सिचुएशन। देखें आप काशिफ साहब, ये तो दुरुस्त है कि 45-46% जो पॉवर्टी जो है वो आ गई। अच्छा, ये डाटा जो है सैलाब से पहले का है? सैलाब से पहले। अब हम आते हैं कि 2 माह के बाद आपने देखना है, मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ कि 66% गुर्बत चली जाएगी। तो रियासत कहाँ खड़ी होगी जी? रियासत का पहले कहाँ है? रियासत की टांग ही नहीं है। नहीं, आप देखें रियासत तो मफलूज हो चुकी है, डिसेबल है। नहीं साहब, अगर 60-70% आप बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान जो दुनिया में 3 लेटेस्ट इनकलाब आए हैं जी सर, उनका जाहिर है कि उनके पीछे गुर्बत ही थी ना। जी बिल्कुल गुर्बत। तो आप अगर 60-70% के पीछे ले जाए, ये तो मेरे ख्याल में केओस और अनार्की हो जाएगी फिर। केओस, मैं कहते हैं आप रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, और दुआ करें कि ये रेवोल्यूशन जो बड़ा पीसफुल होना चाहिए। नहीं, रेवोल्यूशन तो कोई भी साहब पीसफुल नहीं होता, उसकी जो है असरात मेरे ख्याल में आप कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन होता है जिसमें कैजुअलिटी कम होती है, एक ऐसा होता है जो हर चीज को भाग के ले जाता है। मैं दुआ करूं या अल्लाह ऐसा ना आए। लेकिन न्याय साहब, जितनी इस वक्त पोलराइजेशन है सियासत में, तो मैं तो नहीं समझता कि खुदा न खास्ता ऐसी कुछ सिचुएशन हुई तो उसमें जो है तशद्दुद या अनार्की नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि गुर्बत में जिया जा सकता है, गुर्बत को कंट्रोल भी किया जाता है अगर रूल ऑफ लॉ हो, अगर अदालतें आपकी काम कर रही हैं, अदल इंसाफ का निजाम आपका डायरेक्शन में जा रहा है, यकीन करें फिर भी गुर्बत को कंट्रोल कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, ये तो स्पीड ऑफ द जो महंगाई है वो कम हुई। कहते हैं ना, महंगाई कम नहीं हुई, जिस रफ्तार से आगे जा रही थी उसको एक वो कहता है कि जी पिछले माह अगर 8% बढ़ी है तो आप इस महीने 4%। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है, अभी जो सऊदी अरब के साथ मुआहदा है इसके अच्छे असरात हो सकते हैं डेफिनेटली। जब वेपनाइजेशन जो है उसकी खरीदो फरोख्त होगी, बेस बनेंगे, जॉब्स निकलेंगी, और इसके अलावा तेल मिलेगा, मेगा प्रोजेक्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा। और इसके अलावा हमें जो है ना सऊदी अरब में काम करने के मौके भी मिलेंगे। अगर तो GCC जो है ना, ये 6 कंट्रीज है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्री जो अगर वो इस अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, जो दफाई मुआहदा हमने सऊदी अरब के साथ किया, मैं दावे से कहता हूं फिर आपकी गुर्बत में। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश है, अभी तक ऐसी कोई लेआउट नहीं है। जो ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आप कोई ऐसी इस्लाहात लाएं जिससे गुर्बत जो कम हो सकती, तो कहां से लाएंगे? आपका ग्रोथ रेट तो जीरो पे है, आप मेगा प्रोजेक्ट नहीं ला सके। आप यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं, इंसाफ नहीं है। इन्वेस्टर जो बाहर का वो कहता है हमें तो ईज ऑफ डूइंग वाली एनवायरमेंट। अच्छा, ये भी जवाब दे दीजिए, फिर मैं मैडम की तरफ चलूं। तमाम तर दावों के बावजूद 3 सालों में पाकिस्तान में सरमायाकारी क्यों नहीं हो सकी? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मेन रीजन बता। मेन रीजन यही है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ के अवाम जो है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, दूसरे मुल्क का आदमी आके इधर कैसे सरमाया लगाएगा? लेकिन हम जब फॉरेन इन्वेस्टर को, आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट हो, जब आप उनको बुलाते हैं तो उनको स्पेशल फेवर्स तो देती हैं। कौन सी देती है? आप मुझे बताएं, चाइना के साथ आपने CPEC प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, उनकी राय ले लें, वो क्या कह रहे हैं इस पे। जब चाइना जैसा मुल्क वो आप पे नाराज है इस वजह से कि आपने CPEC में आपने परफॉर्म नहीं किया, मुझे बताया जाए एक इन्वेस्टर, आम आदमी
उसकी क्या हैसियत है? क्या वो लोग जाहिल है, अनपढ़ है? वो सारी चीजें रीड करके आते हैं। जिसने यहाँ पे पैसा लगाना है वो माहौल, यहाँ का इंसाफ, अदल इंसाफ का निजाम, उसको भी वो रीड कर, ब्यूरोक्रेसी को भी नकेल डालने की जरूरत है। फायजा, मुझे बताइएगा, ये बड़ी अलार्मिंग रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज भी जो है इसकी बाज़गश्त जो है मीडिया में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा जी पिछले 3 सालों में गुर्बत में होशरुबा इजाफा हुआ है। 7.2% वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में बढ़ी है गुर्बत, और तकरीबन जो है वो अगर हम उनका डाटा लें तो 45% वो कह रहे हैं सतह गुर्बत की लकीर से नीचे पाकिस्तानी जा चुके हैं। ये तो हाफ आबादी हो गई ना जी, अगर 40% भी लें ऑलमोस्ट हाफ होती है। तो वो कह रहे हैं जी इस्लाहात भी नागजीन है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है, जबकि हमारे रूलर्स कह रहे हैं कि जी शरह महंगाई कम हो रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कल अमेरिका में परसों उन्होंने कहा कि जी महंगाई की जो है वो नीचे आ रही है। आपका टेक इसके ऊपर? काशिफ साहब, इसमें ऐसे है कि आपके सामने जो हमारी सियासी सूरत हाल रही है पिछली गवर्नमेंट में, हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे वो हर जगह बाहर के मुल्कों में जाके या पूरी दुनिया में वो जो उन्होंने किसी भी जो है मुल्क की सूरत हाल को या मुल्क की जो गुर्बत को या महंगाई को कम करने के लिए कोई प्लान नहीं किया, बल्कि वो जाके बाहर की दुनिया में यही रोना रोते रहे कि नवाज शरीफ चोर है, मरियम नवाज चोर है, सब नून लीग के तमाम लीडर चोर हैं, और वो इसी पे वर्क करते रहे, जिसका जो है हमारे लिए ये नुकसान हुआ है कि हमें किसी भी कंट्री ने हमारे साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड की है। और अभी भी जो आपने मेरे से पहले सवाल किया कि हमारे वो ये है कि जी को 3 सालों में क्यों नहीं सरमाया कर? 3 साल में ज़ाहिर है वो हालात बेहतर, अभी वो इसीलिए वो बाहर वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। अगर हमारे लीडर जा रहे हैं तो इस पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि अभी इस्लाम आया हुआ है और शहबाज शरीफ अगर कोई गवर्नमेंट हो बेहतर बनाने 5 साल का टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, तो 3 साल में उसका आधे से ज्यादा टेन्योर खत्म हो जाता है। ये जो आप 2022 से लेके 2025 तक ले तो ये ऑलमोस्ट नून लीग की गवर्नमेंट है ना जी। नून ऐसी है, लेकिन देखें उसकी बेहतरी के लिए कई तरह से वो जो इस्लाहात की जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसकी जो है वो प्लानिंग नहीं की जा रही क्यों नहीं आ रही है हमारे पास? अब जाहिर है एक इमेज जो हमारा बन गया हुआ है, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट ने एक इमेज बना दिया हुआ है आलमी सतह पर के जो है वो नवाज शरीफ चोर है, और उस इमेज को खत्म करने के लिए जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसको टाइम लगेगा, और वो कर भी रही है, कोशिश भी कर रही है। और आपके सामने वो जापान भी गए। अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही तो फिर नवाज शरीफ साहब को खुद निकलना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, तीनों में कोई फर्क जी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जो हमारा एक इमेज दुनिया के सामने, हमारी मुल्क का इमेज है, कोई मैं किसी पॉलिटिकल लीडर का नहीं कह रही, उस इमेज को बेहतर करने के लिए मौजूदा बेहतर कर रही है। वो जो पार्टी का इमेज बनाया गया है, जिस पार्टी के पास अब गवर्नमेंट है, उसका जो इमेज बनाया गया है, जो लास्ट हमारी पार्टी जो पीटीआई ने जो इमेज बनाया था, उस इमेज को बेहतर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जो हो रहा है, देखें आप रिलीफ भी तो दे रहे हैं हर तरह से। अगर कोई इस तरह की सूरत हाल है तो गवर्नमेंट रिलीफ भी उसको दे रही है। बादशाह साहब, मैडम कहती हैं कि जी ये सब किया जा रहा जो है, इमरान खान ने मियां साहब को चोर का और इस किस्म की बातें की, और जाहिर है कि इनकी बात से मतलब तो मैं यही अखज़ करता हूँ कि जो 3 साल में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ऐसे क्या था वो ऐसे ही जो इदारा भी बनाया तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमीशन SIFC, जाहिर है कि उसकी भी कोशिशें थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो ये मिसट्रस्ट किसके ऊपर है? हमारे निज़ाम के ऊपर है, मौजूदा हुक्मरानों के ऊपर है, या फिर पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के ऊपर है? तो पहला तो वन लाइन है कि वर्ल्ड बैंक जो मर्जी कहता है, फिर 44% है, कितने परसेंट है, आप लोगों की शक्लें देखने जाके बाजार में गुर्बत है कि नहीं है, इससे भी कहीं ज्यादा टपक रही है। ये आदमी के जो नौजवानों के ख्वाब हैं वो बिल्कुल आपके सामने ज्यादा मुश्किलात। मुझे कोई नई नौकरियां बता दें किसी, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में आते हैं जब इंडस्ट्री लग रही हो, तो वो भी कोई नहीं। अब यह है कि मैडम कह रही कि वो इमरान खान के दौर में ये सारा उन्होंने मायूसी फैलाई पूरी दुनिया का, तो वो तो चला गया। जब फिर ये लोग आए बकायदा तौर पर जो केसेस चल रहे थे तो जाहिर साबित नहीं हुआ, भरी हो गया। फिर यह है कि पाकिस्तान के जिन लोगों ने फैसला किया कि दीज आर द बेस्ट पीपल, उन्होंने इलेक्शन में इनको साबित तो नहीं, सजाएं भी हुई थी ना जी, सबको वो कन्विक्शन हुई, लेकिन बाद में भरी हो गया। बादशाह साहब, कल को ये जो इमरान खान को सजाएं हुई हैं, ये पॉलिटिकल मतलब अगर फेवर इनको मिलती है तो ये भी खत्म हो जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है।
अब आप देखें ना कि जब इनको इख्तियार दे दिया गया नीट एंड क्लीन, इस वक्त इन पर एलिगेशन तो कोई नहीं। जो दूसरी पार्टियां इल्जाम लगाती थी कि ये चोर हैं, जिस तरह मैडम ने कहा, नहीं वो तो ज़ाहिर कोई है कह नहीं सकता, कह सकते हैं अदालतों ने, हो गई, नैब की भी अदालतों ने कहा कि ये ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, रुकावट कोई नहीं है। अब ये है कि जब ये बात हम करते हैं, मेरा ख्याल है कि जो लोग मेरे दोस्त करते हैं ना टीवी प्रोग्राम बैठ के, वो भी हमारे जैसे ही हैं। सिर्फ क्योंकि स्पोक्समैन बनते हैं तो उन्होंने एक बात करनी होती है। गुर्बत इस हद तक है सर, मैं बताता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, इस वक्त जो हुकूमत में शामिल लोग हैं, ये $1 ट्रिलियन लोग हैं, अरबोंपति हैं। मुझे किसी बंदे ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके आगाज किया, खुद इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया कि मैं करना चाहता हूँ। बाहर के मुल्क का जो बंदा आएगा वो यहाँ देखेगा कि यहाँ पहले तो अपने ब्यूरोक्रेसी बता दी, चलो उनको सहूलत मिल जाएगी। यहाँ बिजली के रेट क्या है, पूरी दुनिया में तो आप कंपटीटर है ही नहीं। स्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है? अच्छा, फिर आज भी इंडस्ट्री अगर आप लगाना चाहें, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से पता करने जाके आपको वापस से एनओसी लेना पड़ता है, बेशक कितना बदमाश हो। खुद बिजली आपको को बनाने नहीं देता। हुकूमत आईपीपी की रिकवरी के लिए मुल्क में आप देखो हर किस्म की रुकावट खड़ी करती है। तो आईपीपी किसके हैं? पाकिस्तान की तरक्की की सारी जो रुकावटें हैं वो सबको पता है कौन है। और आईपीपी ने इस मुल्क का पूरा खून निचोड़ लिया हुआ है। आगे इंडस्ट्री का मुस्तकबिल आज भी कोई नहीं। आप देखेंगे पाकिस्तान तो कंज्यूमर कंट्री बन गया हुआ है। कपड़ा बाजारों में देखें तो चाइना का, तो किसी मुल्क का, खिलौने इम्पोर्ट जूते, यहाँ का क्या बन रहा है? यहाँ तो यही बन रहा है जो आप रोजाना सब्जियां हैं। इकबाल शेख साहब 90 में जब मियां साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, आपको याद होगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी चीजों के ऊपर 95% तक इम्पोर्ट ड्यूटी थी। इट वाज मियां साहब द रिजीम, या बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने इम्पोर्ट के ऊपर 10-15% पे ड्यूटी स्लैश कर दी थी। उसके बाद लोकल इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ, इन्वेजन हुई चाइना की। ऐसा होता है। देखिए ना, जब शुरू में काफी सालों से दोनों पार्टियां इक़्तिदार में हैं, दोनों चाइना को समुद्रों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची, भी ये पाकिस्तानी कौम की दोस्ती है, चाइना की कौम की दोस्ती है, हमारे दोनों कौमों की दोस्ती है। वजह शहर से मीठी वजह यह कि आप लोग उस इमोशंस को अपने तौर पर क्यों ले लेते? वो भी कारोबारी मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। नहीं, मुल्कों के पाकिस्तान की मुफादात होते हैं जी। फिर बात दुरुस्त है कि आप जो ग्वादर करते हैं, जो चीजें धोखा, $1 ट्रिलियन के वहां 60 किलोमीटर दूर स्कीमें पड़ी हुई हैं। और इस वक्त ग्वादर के अंदर आप रात नहीं रह सकते। जाओ रात, मुझे पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई कहीं को काम हुआ तो मुझे बता दे, और आइंदा भी अगर कोई हो रहा है तो वो भी बता दे। नहीं साहब, जस्टिस सरफराज जोगर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज रुकन बना दिया गया। बड़ा तेजी में ये काम हो रहे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आने वाला महीना वस्त अक्टूबर में बुला लिया गया है, जिसके खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई होगी। ये जो तारिक है वो है, इनकी डिग्री वाला केस है, तारिक महमूद जंगीरी साहब का, क्योंकि वहां से रिट करके इस्लामाबाद सिंध हाई कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि जी इसको डिले ना किया जाए, जो स्टे है इसका फैसला फौरी किया जाए। तो कल में उसकी भी हियरिंग है। आपका टेक इसके ऊपर? देखें सर, गुजारिश ये है कि जो चाहे आप गौसन क्रिसमस साज करे, जब कानून नाम की चीज नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, आइन की बालादस्ती नहीं है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। मैं सर इतनी बात तो मैं थोड़ा सा ना मैडम फैजा की बात को देखें, 30 साल दोनों पार्टियों ने हुकूमत की, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क भी इन्होंने किया है। 30 साल पीपल्स पार्टी ने किया, 30 उसने किया है। नवाज शरीफ को इमरान खान ने करप्टनी के जितने केस बने वो पहले के बने हुए हैं। क्या पनामा लीग नवाज शरीफ इमरान खान ने लीक किया? क्या अभी जो पुर्तगाल लीग आ रही है, माल्टा लीग आ रही है, ये इमरान खान निकाल रहा है? ये कैसी बात करते, किस दुनिया में रह रहे हैं? एक 3 आएगी, मैं आपको पहले खबर दे रहा हूँ। देखिए एक हुक्मरान 3 साल में आता है, वो इतने काम कर जाता है, आपको हेल्थ कार्ड दे जाता है, अभी उन्हें राशन कार्ड देना था, एजुकेशन कार्ड देना, आपने उसको पकड़कर उसको जेल में भेज दिया। फिर 2024 को ये कार्ड हुकूमत भी दे रही है ना। देखें सर, मेरी गुजारिश, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी ना, इधर इन्वेस्टर नहीं आएगा। आपकी मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो मेरे ख्याल रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा, इन्वायरमेंट देना पड़ेगी। जिस तरह इकबाल शाह साहब फरमान दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिजली का रेट देख, आप दूसरी चीजें देख ले, आप अपने आप को तो पहले ठीक है। लेकिन ऐसा फॉरेन इन्वेस्टर जब आता है उसको हमेशा स्पेशल कंसेशंस तो दी जाती नहीं दी जाती।
हम कहते हैं जैसे कि हमने गुदून अहमदई बनाया था, हमने इंडस्ट्रियल जोन बनाया था उस वक्त थी। मैं गुजारिश करता हूँ, जब तक आप एक वन विंडो पे नहीं ना करेंगे, इन्वेस्टर नहीं आएगा। ये दुरुस्त कहते हैं एनओसी एक, मैं कहता फासिक एनओसी लेने के लिए उसको इतनी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, लोग बदजन हो जाते हैं, बद लोग वापस चले जाते हैं। आप इसको वन विंडो करना होगा, सीधी सी बात है। आप अपने अखराजात कम करें। गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किल है वन विंडो करना जी? उसको मुश्किल है ना, बाकी को दिहाड़ियां कहां से लगेंगी? ये फायजा, ये जो सरफराज डोगर साहब को मेंबर बनाया गया है, कैसे देखती हैं आप उसको? इजलास भी बुला लिया है, जैसे तारिक जंगीरी साहब को कहने में सुनने में आ रहा है कि उनको फारिग करने के लिए ये किया जा रहा है। हाउ डू यू सी इट? क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाहिर है कि अगर कंटेम्प्ट न लग जाए, लेकिन सरफराज डोगर साहब का अपना स्टेटस जो है वो अभी जो है डिस्प्यूटेड है, क्योंकि उनके खिलाफ केसेस जो हैं रिट हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस भी गए हैं। कैसे देखती है आप? मेरे ख्याल में अगर इनको ऐसे एक रुकन बनाया गया तो पहले भी आपको पता है, आज से पहले माजी में भी ऐसे जो वो जुडिशल इसमें कई जजेस को जो है वो रुकन के तौर पे सिलेक्ट किया गया, और वो अपने जजेस का एहतसाब के लिए ये एक इदारा काम कर रहा है। तो इसमें जो है वो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बनाया गया तो जो अथॉरिटी है उन्होंने किसी देख के मेरिट पे ही उनको किया सिलेक्ट, तो इसमें कोई मजाका नहीं है कि उन्हें क्यों बनाया गया और नहीं बनाना चाहिए था। जो इन्होंने सिलेक्शन की है उन्होंने बेहतर सिलेक्शन की है। जी साहब। सर पहले तो कोई भरम होता था ना नंगा होने का कि ये नंगा ना बंदा फिर रहा निजाम। हाँ निजाम। अब तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इससे आगे 15वें नंबर पर लाहौर से ला के आप चीफ जस्टिस बना दिया, फिर वहां जाके वो बरादर जजेस से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। 5 जज सुप्रीम कोर्ट के रात में क्लर्कों के सामने बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया में आप जागन साहिब को बनवा रहे हैं। फिर इस तरह कर लें कि जज डोगर साहब अगर उसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जल्दी चले गए तो फिर पूरी दुनिया में आप प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं और खुद शायद कल को भुगतना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल दे दें, जुल्फिकार भुट्टो साहब की, वली खान का केस चल रहा था बगावत का, हैदराबाद में बंद थे। अब ये है कि उन्होंने कोशिश की कि इंडिया का सबसे बड़ा जो वकील है वो हायर किया जाए, वली खान है। जुल्फिकार भुट्टो ने फौरन अमेंडमेंट की, वो कानून कहा जो 3 साल में 3 साल पाकिस्तान में प्रैक्टिस करेगा वो भुगत सकता है। बात ना हुई, आखिरकार बाद इनकलाब आया, जो भी भुट्टो साहब फांसी चले गए, नहीं फांसी नहीं भी गए, वो केस भुट्टो का केस लग गया। अच्छा, जब वो पकड़े गए उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो ने रमजे क्लार्क को हायर किया, यानी यूके से, तो बहुत बड़ा वकील है। तो जब मौलवी शाह के सामने वो खड़ा हुआ तो उसने ऐसे कागज लहराया नुसरत भुट्टो को, उसने कहा ये आप ही की अमेंडमेंट है, कहीं तो पेश ही नहीं हो सकता। वजह ये कभी तो मीठा मीठा हप हप लग रहा है। मुझे बताइए कि आप सेनेटरी गई, कोई जज सेनेटरी में बैठ गया, फिर आप विशा कभी बलोचिस्तान से जज नया भर्ती करें, उसको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बना दें, तो ये कर तो गलत रहे हैं ना। ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, कल को फायदा नहीं नुकसान होगा। राइट। साहब, तरीके इंसाफ का 27 सितंबर को, बल्कि इससे पहले हम डिस्कस कर लें कि आज शाम को वफाकी काबीना ने चीनी की इंपोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स का खात्मा कर दिया। कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी इंपोर्ट कैसे बदलता है रंग आसमां कैसे बदल रंग। देखें, इन्होंने पहले चीनी एक्सपोर्ट की, वही चीनी फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करके रिबेट मिलता है ना, उसका रिबेट ले लिया। अब ये उसी को जो है ना इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने इंपोर्ट टैक्स माफ करवा लिया है। इस मुल्क को लूटा जा रहा है मुख्तलिफ तरीके। आपका टेक इसके ऊपर? क्योंकि पहले एक्सपोर्ट की गई, उसके बाद स्कैंडल आ गया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं खुद इसको देख रहा हूँ। उसके बाद वो ज़ाहिर बिजी थे, यानी इनको एक्सपोर्ट क्यों करने दी? इसका मतलब ये खुद मालिक है हुकूमत के, ये इनके कारखाने इनके हैं। जो इंपोर्ट की गई है वो ज़ाहिर है मैं और आप तो नहीं करेंगे ना, ये 2 लोग करेंगे। आप भी समझती हैं कौन लोग हैं। आज उसके ऊपर इतनी क्रैशेस, इतने सैलाब में वफाकी काबीना ने इनकम टैक्स जो है क्यों वेव किया है? अगर गवर्नमेंट आवाम को किसी तरफ से रिलीफ देना चाहती है, अगर महंगाई में कमी होती है, वो रिलीफ ट्रांसफर होगा। देखें ना, अगर वो महंगाई में अगर कमी आती है तो तब भी सवाल ये निशान बन जाता है। अगर महंगाई में इजाफा होता है तो अगर वेव हुआ है तो इसका यही मतलब है कि महंगाई में कमी आई है, चीनी के रेट में कम हुआ है। तो इस तो वो आई नहीं है, तो आएगी तो जाहिर अगर वो डिसाइड हुआ तो सलाब में ना गन्ने की ख्वाहिश बहुत अच्छी है, गन्ने की फसल बहुत तबाह हो चुकी है।
और दूसरा आपको पता है कि जिस वक्त आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ये तो अभी आप आवाज देंगे ना तो आप कई सेक्टर में इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है वो कर ही नहीं सकते। क्या यहाँ आप शुगर में लगाना देंगे? नेवर। आप शुगर में वो तो ऑक्यूपाइड जगह है। आपका स्टील मिल चल रहा था वो बंद हो गया, अपनी स्टील मिलें चलती रही। सुने, और दूसरा अब यूनाइटेड नेशन मेरे महबूब कायद उन्होंने कहा ये है कि पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर अगर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है तो फिर चीनी जो है 80 रुपए थी, 87 रुपए फिर हुई, फिर 200 रुपए बिक रही है। किसी मुल्क 1 किलो 1 करोड़ की अपनी है। इनकम टैक्स काम किया है अवाम को रिलीफ देने के लिए। नहीं ऐसा होगा ना, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये किसके लिए इम्पोर्ट टैक्स माफ किया, 400 इनकम टैक्स उसके इम्पोर्ट के ऊपर इम्पोर्ट टैक्स माफ किया। मुझे नहीं पता इम्पोर्ट टैक्स इनको जो इन्होंने देना था वो आप सही कह रहे हैं। हाँ, कि ये और महंगी होगी। मैं बताता हूँ, आप देखिए 423 अरब रुपए। आपका मतलब है इस जो टैक्स ऑफ किया है इसका फायदा किसको होगा? गन्ने का जो रेट था वो तो नहीं बढ़ा, उससे कैलकुलेशन करने से 67 रुपए फी किलो बनती है, 80 रुपए होगी थी, 80 रुपए रही 22 तक। उसके बाद जहांगीर तरीन ने 67 रुपए बकायदा जो बेची कोरोना में, उसे कहा मेरे इतने की पड़ती है, मैं अल्लाह से देता हूँ, बात ठीक थी। सर मुझे 200 कहाँ गई? मैं आज एक बात मैं आपके चैनल और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं आज जड़ावाला में अपने चैम्बर में बैठा था। मेरे पास मियां मुजाहिद नामी शख्स है, वो रोने लगे। मैंने क्या, वो कहता मेरा 65 करोड़ रुपया चनार शुगर मिल है सरतारना वाला, कोई उसका है पता नहीं क्या नहीं उसका ओनर है, वो नहीं दे रहा। किसान मेरे पीछे लगे हुए हैं, आगे फसल नहीं हो रही, गन्ना उसके कमान की लोग नहीं दे रहे। ये तो मुल्क के हालात हैं कि जिसके पास जो पैसा आता है वो उस पर चुनाव लूट। गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, ये भी सर गंदम भी हो रही है। 1.5 अरब डॉलर की वजीर पैदावार जो है राना तनवीर, उसने बात की है कि हम गंदम की अपने जिम्मेदारों को हमने कुछ नहीं देना, बाहर के जिम्मेदार ज्यादा रेट लेंगे। और सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेट जो है अपनी गंदम का बंदा लेगा अब या जहां से मंगवाएंगे। तो पाकिस्तान के मुख्तसर सा जवाब दे दीजिए। हम बाहर पिछले 2-3 साल से यही बात कर रहे हैं, अभी हम पता नहीं किस गर्दाब में हम फंसे हुए हैं कि जो मईशत की बहाली के लिए, जैसे आपने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जो है रिस्टोरेशन ऑफ, नहीं वो कहते हैं बढ़ रहा है माशी इस्तेहकाम की तरफ, वो भी कितना जरूरी है, कितना नागुज़ीर है। आप समझते हैं कि माशी जो सियासी इस्तेहकाम है वो आ रहा है मुल्क के अंदर? देखें जी, वजीर ने कहा है तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है, फिर उसमें साग डार ने 46 मुल्कों की वज़राए खारजा की मीटिंग में भी यही बात दोहराई है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी बढ़ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम भी बढ़ रहा है, शरह नमो भी बढ़ रही है। ये तो और आपको पता है कि जो लोग वहां बैठे होते हैं उनके पास हर मुल्क का डाटा होता है। अच्छा, उनके सामने तकरीर जो की जाती है तो हमें चाहिए कि वो अगर दुरुस्त है तो फिर दुरुस्त ही सही। उन जो भी ममालिक होते हैं उनको हमारी हालत का भी पता है, सियासी निज़ाम का भी पता है। आपने अभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात की थी, उसके तो आपने देखा गारंटर ही हमारे फील्ड मार्शल हैं, क्या आपको पता है? लेकिन वजह यह है कि अभी तक तो उसमें कोई पेश रफ्त, ये हकायक है उस पर। फायदा ये आप क्या समझती हैं कि एज ए लॉ स्टूडेंट या फिर इकोनॉमी की भी आप स्टूडेंट ही हैं, सब हम स्टूडेंट हैं, सीखते हैं, मईशत की बहाली के लिए सियासी जो है इस्तेकाम कितना मतलब जरूरी है, नागजीर है? अब क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम इस वक्त आ रहा है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा? जी, मैं समझती हूँ कि जो है हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, और जो जितना जो गवर्नमेंट से सैलाब की सूरत हाल को अगर हम एक साइड पे रखें, ये जो अगर सैलाब की सूरत हाल ना होती, अगर ये नेचुरल डिजास्टर ना होता तो हालात काफी बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लेकिन सियासी इस्तेकाम में भी ऐसे ही है कि जो ज़ाहिर सैलाब की वजह से जो है वो जो एक सूरत हाल पैदा हो गई है, एक कशीदगी पैदा हो गई है। अगर ये ऐसा सैलाब ना होता, सैलाब की सूरत हाल ना पैदा होती तो हालात काफी बेहतरी की तरफ जा रहे थे। आप समझती हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, पॉलिटिकल मूव उनकी तरफ से कोई नहीं आ रही, और वो ज्यादा उनका जो जोर है बैरूनी दौरों पे होता है, वेयरएज कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान, उसको पॉलिटिकली जो है वो जब तक वो एक्टिव नहीं होता
कामयाब हुकूमत नहीं हो सकती। आप ये देखेंगे बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ के बाहर के 2 रुपए एतराज किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, ठीक है, एक सवाल निशान है, मैं पॉलिटिकल एंगेजमेंट की बात जी कर रहा जी, हूं। लेकिन आप ये देखेंगे अगर वो सियासी बाहर के बैरूनी दौरे कर रहे हैं तो वो मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ऐसा कौन सा दौरा है जैसे आप कह रही हैं उन्होंने फैमिली टूर किया हो या उन्होंने जो है वो मुख्तसर जवाब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। देखें जी सर, गुजारिश ये है कि वो पॉलिटिकल जो है ना वो फॉरवर्ड कैसे जाए, कैसे खेलें पॉलिटिकल। वो तो आए, उनको सिलेक्ट, उनको तो लेके आए ना, उनको वो धांधली कैसे लेके आपके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन पे भी इल्जाम ऑपोजिशन लगाती थी कि वो शेक हैंड नहीं करते ऑपोजिशन के साथ। हमने उनसे पूछा, उन्होंने कुछ और जवाब दिया। जाहिर है कि उनका अपना नुक्ता नजर था, उनका अपना तर्ज सियासत था, क्योंकि वो कहते थे जी मैं इनके तो करप्शन के खिलाफ बोलता रहा हूँ, तो अब मैं इनसे कैसे हाथ मिलूं। चलो वेल एंड गुड, नहीं सर, लेकिन अब जो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट सर, पहले ये था, ये एक पेज पे थे, जरदारी और शरीफ फैमिली एक पेज पे थे, और उसका बल्कि पीडीएम 2 जो है एक इकट्ठे थे। अब क्या हुआ है, अब आपस में बैठे, अभी आपके प्रोग्राम में ये बात हो रही है कि वो आमने सामने आ गया है, तो कहां से पॉलिटिकल। लेकिन आपने कहा कि ये सब जो है पॉलिटिकल ड्रामा। मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर आपका ही वर्जन लिया जाए जो आपका सवाल है, तो फिर इसका मतलब है कि पॉलिटिकल जो इन्होंने माइलेज लेना था वो उसको उससे भी मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, जो उनका स्टांस आ रहे हैं, मेरा तो उनके साथ लेना देना नहीं है ना जी, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ बोल रही है, नून लीग उनके खिलाफ बोल रही है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको स्कोर बोर्ड बनाया हुआ उन्होंने। सर प्राइम मिनिस्टर की रेस है, उसमें जो बिलावल को जो है ना वो उसको लंगड़ा घोड़ा करार दे दिया गया, उस रेस से उसको आउट किया जा रहा है। असल इशू ये है, तो वो आउट ही जा रहा है जी। उन्होंने एक दूसरे मुखालिफ सामने तो खड़ा होना है, तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, सियासी इस्तेकाम अगर कोई थोड़ा बहुत था, मैं समझता हूँ इमरान खान के दौर में था। राइट, इकबाल शाह साहब टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की जनरल असेंबली की राहदारी में आमने सामने जो चिट चैट हुई 37 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड की, उसको मुलाकात क्यों करार दिया जा रहा है? और दूसरा जो है, डोनाल्ड ट्रंप गजा पर इसराइली जारहियत की बैक पे होने के बावजूद, खुल के सपोर्ट करने के बावजूद नोबेल अवार्ड का हकदार कैसे हो सकता है? मुख्तसर जवाब। मुख्तसर यही है कि तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की थी वो किसी भी इतने बड़े ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट की शायान शान नहीं थी। उसने अक़वाम मुत्तहिदा को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को धमकियां दी, रूस को धमकियां दी, उसने इंडिया को धमकियां दी, उसने यूरोपीय यूनियन को धमकियां दी, उसने हर मुल्क को धमकियां दी। ज्यादा माज नहीं खोल लिए, ये ज्यादा माज खोल लिए नहीं, वो जाहिर उसका तरीकाकार है। बाकी रही बात जो मुलाकात की बात आप कह रहे हैं, जो साइड लाइन मुलाकात को हम बेहतर ही समझ सकते हैं, कोई जाहिर को बात हुई है क्योंकि वहाँ टाइम शेड्यूल बहुत ज्यादा कोई ना कोई बात हो जाती है, क्योंकि ये नहीं होता अस्सलाम वालेकुम क्या उसका कोई पुराना रिश्तेदार मुलाकात तो नहीं है ना, देखिए मुलाकात ही कह सकते हैं। जी जी, क्या नोबेल इनाम का हकदार है जो कुछ करवा रहा है फलस्तीन में? अमेरिका करवा रहा है? नहीं, मैं नहीं समझती कि वो नोबेल अगर गजा बंद कराता है तो दे दो, क्या फर्क पड़ता? तो फिर हमने उसको क्यों नॉमिनेट कर दिया? सारों में कौन सी जंग उन्होंने देखें, इसमें ऐसे है कि जो वो शहबाज शरीफ साहब को वहां जाना और वहां एक, मैं तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूँ ना, कि वो नोबेल अवार्ड क्लेम कर रहा है, और जो हमने देखा कि वो झूठ भी बोल रहा है इस वक्त दुनिया के साथ। तो ऐसे ही है, लेकिन हम समझते हैं तो हकदार है वो नहीं, वो बिल्कुल भी हकदार नहीं है सर। वो इसलिए नहीं है, उसने कौन सी जंग बंद करवाई है? झड़प एक जो हमारी और इंडिया की झड़प थी वो वैसे ही बंद हो गई थी। सुने, अच्छा, जंग बंद हुई, हमारी गवर्नमेंट यूक्रेन की बंद हुई, यूक्रेन की बंद हुई, नो, गजा की बंद हुई, नो। वो तो जंग जो पहले इससे आने से पहले बंद हो गई थी, वो किसकी? वो अजरबैजान आर्मीनिया की जंग, वो तो 2 साल पहले। उसने कौन सी का झड़ पे उसने अमेरिका का जो प्रेसिडेंट जिसने 2 आटम बम गिराए थे उसको क्यों मिला था? एक जिस जमाने में एटम बम चले थे उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस था उसको नोबेल इनाम मिला हुआ है। इंडिया को तनहा कर रहा है, तो हमने तो नॉमिनेट कर दिया ना जी। यूएसए को वो तनहा कर रहा है। आपका मतलब वो नहीं हकदार नहीं है, झूठ बोलता है। नो राइट, थैंक यू वेरी मच। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल शाम 10 बजे तक। अल्लाह।